गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपेंद्र सोलंकी आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम एल्गी विषय का टॉपिक पॉलीसाइफोनिया शैवाल जो है इसे हम कंटिन्यू करेंगे। पॉलीसाइफोनिया एल्गी को हमने लास्ट क्लास पार्ट 1 में इसे शुरू किया था और इसमें हमने पढ़ा था कि पॉलीसाइफोनिया शैवाल जो है इसके थैलस की संरचना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से इसे पॉलीसाइफोनिया हमने इसे नाम दिया है। इस सभी का अध्ययन हम लास्ट क्लास में हमने किया था। आज हम प्रारंभ करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हम पॉलीसाइफोनिया के अंदर रिप्रोडक्शन को प्रारंभ करेंगे कि पॉलीसाइफोनिया में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है और रिप्रोडक्शन के एक प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। पॉलीसाइफोनिया का थैलस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और हमने देखा था इसका थैलस जो है अत्यधिक शाखित होता है, पॉलीसाइफोनस होता है। यह इरेक्ट सिस्टम और प्रोस्ट्रेट सिस्टम के अंदर विभाजित होता है और हमने इसके थैलस की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी देखी थी और हमने देखा था कि किस प्रकार से कई फिलामेंट्स जो है ये आपस में इस प्रकार से स्थित होते हैं कि ये पॉलीसाइफोनस थैलस का निर्माण करते हैं। तो हमने इस प्रकार इसके थैलस की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का भी अध्ययन किया था। आज हम प्रारंभ करते हैं पॉलीसाइफोनिया में रिप्रोडक्शन कि जनन जो है यह किस प्रकार से होता है। तो इसका जो जीवन चक्र होता है पॉलीसाइफोनिया का, इसमें 3 विभिन्न प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। सबसे पहले हमें इन्हें समझना आवश्यक है कि पॉलीसाइफोनिया के जीवन चक्र में कितने प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के जो थैलस है, इसमें से पहले प्रकार का जो थैलस है इसे बोलते हैं टेट्रास्पोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट जो होता है ये डिप्लॉइड थैलस होता है और यह टेट्रास्पोरोफाइट आगे चलकर गेमिटोफाइट का निर्माण करता है। गेमिटोफाइट जो है हैप्लॉइड थैलस होते हैं। तो ये हैप्लॉइड थैलस है गेमिटोफाइट। 2 प्रकार के गेमिटोफाइट होते हैं, मेल गेमिटोफाइट अलग होता है और फीमेल गेमिटोफाइट अलग होता है। तो पॉलीसाइफोनिया की जो दूसरी जनरेशन है उसे हम गेमिटोफाइट कहते हैं और ये हैप्लॉइड जनरेशन होती है। और इनसे आगे चलकर जो तीसरी जनरेशन आती है, तीसरा जो जीवन चक्र की तीसरी अवस्था आती है उसे बोलते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। यह भी डिप्लॉइड थैलस होता है। तो यह कार्पोस्पोरोफाइट जो है डिप्लॉइड थैलस है। इससे आगे चलकर पुनः टेट्रास्पोरोफाइट डिप्लॉइड थैलस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पॉलीसाइफोनिया के जीवन चक्र में 3 थैलस पाए जाते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट। ये दोनों डिप्लॉइड थैलस है, यानी ये दोनों स्पोरोफाइट है। 2 प्रकार के स्पोरोफाइट है, टेट्रास्पोरोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट। नाम में स्पष्ट है, स्पोरोफाइट और ये स्पोरोफाइट। तो कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट ये दोनों डिप्लॉइड थैलस है। और तीसरी जनरेशन है जिसे हम गेमिटोफाइट जनरेशन कहते हैं, यह हैप्लॉइड जनरेशन होती है। तो इस प्रकार पॉलीसाइफोनिया के जीवन चक्र में 3 विभिन्न प्रकार के थैलस या 3 विभिन्न प्रकार की पीढ़ियां पाई जाती हैं। अब इसे हम एक बार नॉर्मली देखें तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा है, ये टेट्रास्पोरोफाइट जनरेशन है, ये गेमिटोफाइटिक जनरेशन है और ये कार्पोस्पोरोफाइटिक जनरेशन है। तो टेट्रास्पोरोफाइट जो है, इस टेट्रास्पोरोफाइट जो है यह अलैंगिक प्रावस्था होती है। इस टेट्रास्पोरोफाइट के अंदर बनती है टेट्रास्पोरेंजिया, ये भी डिप्लॉइड होती है। लेकिन इन टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा म्यूसिस के उपरांत टेट्रास्पोर का फॉर्मेशन होता है। हम यहाँ पर टेट्रास्पोरोफाइट देख रहे हैं। तो टेट्रास्पोरोफाइट के अंदर बनने वाली टेट्रास्पोरेंजिया में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत टेट्रास्पोर बनते हैं, जिन्हें चतुष्क बीजाणु कहते हैं। टेट्रा यानी चतुष्क, स्पोर मतलब बीजाणु, चतुष्क बीजाणु कहते हैं। और इनके अंकुरण से मेल और फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप होते हैं। क्योंकि टेट्रास्पोर जो है म्यूसिस के उपरांत बने हैं, अतः ये हैप्लॉइड होते हैं। तो इनके अंकुरण से बनने वाले दोनों प्रकार के जो गेमेटोफाइट है ये भी हैप्लॉइड होते हैं। अब बात करते हैं मेल गेमेटोफाइट जनरेशन की। तो मेल गेमेटोफाइट जो है इसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मेटेंजिया का निर्माण होता है और इस स्पर्मेटेंजिया के अंदर स्पर्म बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। इसी प्रकार से जो फीमेल गेमेटोफाइट है इसके ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पोगोनिया का निर्माण होता है और इस कार्पोगोनिया के अंदर बनती है एग्स, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। इस प्रकार दोनों गेमेटोफाइट के अंदर 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। नर युग्मक या मेल गेमेट कहलाता है स्पर्म्स, फीमेल गेमेट या मादा युग्मक कहलाता है एग्स। इन दोनों का जो फ्यूजन होता है, इन दोनों के संयोजन की प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे एक द्विगुणित या डिप्लॉइड
जाइगोट का निर्माण होता है। तो जाइगोट तो बनता ही डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, ये पुनः जो है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आ गई है। इन जाइगोट के जर्मिनेशन से बनते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। तो तीसरे प्रकार का जो थैलस है जो कि स्पोरोफाइट नेचर का होता है, कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण जाइगोट के जर्मिनेशन से होता है। इन कार्पोस्पोरोफाइट पर बनती है कार्पोस्पोरेंजिया, कार्पोस्पोरेंजिया में बनते हैं कार्पोस्पोर, ये कार्पोस्पोर भी डिप्लॉइड होते हैं और इन कार्पोस्पोर के अंकुर से बन जाते हैं पॉलीसाइफोनिया का टेट्रास्पोरोफाइट। इस प्रकार हमने देखा कि पॉलीसाइफोनिया के संपूर्ण जीवन चक्र के अंदर 2 स्पोरोफाइट होते हैं और एक गैमेटोफाइट जनरेशन होती है। तो इनमें से जो अलैंगिक प्रावस्था है वह है टेट्रास्पोरोफाइट, जिसके अंदर म्यूसिस के उपरांत टेट्रास्पोर बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये अलैंगिक प्रावस्था है और इससे आगे शुरू होती है लैंगिक प्रावस्था, जो कि कार्पोस्पोर तक लैंगिक प्रावस्था चलती है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से हमने देखा कि कार्पोस्पोर ये पॉलीसाइफोनिया के जीवन चक्र में जो थैलस है उन्हें एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके टेट्रास्पोरोफाइट की। तो टेट्रास्पोरोफाइट है जो कि एसेक्सुअल थैलस होता है। इसका निर्माण हमने देखा कि कार्पोस्पोर से इसका निर्माण होता है और इसके ऊपर टेट्रास्पोरेंजिया बनती है जिसके अंदर टेट्रास्पोर का फॉर्मेशन होता है। दूसरी प्रावस्था हमने देखी गेमेटोफाइट प्रावस्था। गेमेटोफाइट प्रावस्था जो है ये इसमें मेल और फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग हमने देखे थे, जिनमें स्पर्मेटेंजिया और कार्पोगोनिया। तो नर युग्मकोद्भिद में स्पर्मेटेंजिया बनती है, मादा युग्मकोद्भिद कार्पोगोनिया बनती है। स्पर्मेटेंजिया में स्पर्म बनते हैं, कार्पोगोनिया में एग्स बनते हैं। तीसरे प्रकार का स्पोरोफाइट हमने देखा जिसे कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। यह भी डिप्लॉइड जाइगोट से इसका निर्माण होता है और इसके अंदर डिप्लॉइड कार्पोस्पोर बनते हैं। तो ये तीसरे प्रकार का कार्पोस्पोरोफाइट होता है। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार्पोस्पोरोफाइट बनता है इसका निर्माण फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर होता है, ये इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो कार्पोस्पोरोफाइट स्वतंत्र थैलस नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला कोई पादप नहीं होता है। इसका निर्माण फीमेल गेमेटोफाइट पर ही होता है और इसी से पर ये डिपेंडेंट होता है। अब हम प्रारंभ करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। जैसा कि हमने अभी बात की थी, पूरा डायग्राम के अंदर हमने देखा था कि पॉलीसाइफोनिया में अलैंगिक जनन जो होता है वह टेट्रास्पोर के द्वारा होता है और इन टेट्रास्पोर का निर्माण जो है टेट्रास्पोरोफाइट पर होता है। जो टेट्रास्पोरोफाइट होते हैं, इन टेट्रास्पोरोफाइट के ऊपर टेट्रास्पोर का निर्माण होता है और टेट्रास्पोरोफाइट हमने पढ़ा था कि टेट्रास्पोरोफाइट जो होते हैं डिप्लॉइड थैलस होते हैं, द्विगुणित थैलस होते हैं और इन द्विगुणित थैलस के ऊपर ही बनती है टेट्रास्पोरेंजिया या चतुष्क बीजाणुधानियां बनती है। तो इन टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये टेट्रास्पोर जो बनते हैं यह हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। ये जो टेट्रास्पोरेंजिया बनती है ये गोलाकार संरचनाएं होती है और सवृंत संरचनाएं हैं। टेट्रास्पोरेंजिया का आकार गोलाकार होता है और ये वृंत युक्त संरचनाएं होती है जिनमें छोटा सा वृंत पाया जाता है। और इन बीजाणुधानियों का निर्माण जो है पेरीसेंट्रल सेल से होता है। पेरीसेंट्रल सेल में एक बार वापस बता देता हूं ये क्या होती है। तो टेट्रास पॉलीसाइफोनिया जो है, पॉलीसाइफोनिया के अंदर जो थैलस होता है, इस थैलस से टीएस काटते हैं तो हम देखते हैं इसके केंद्रीय भाग के अंदर जो है सेंट्रल साइफन पाया जाता है। तो ये जो है केंद्रीय भाग के अंदर पाया जाता है, इसके सेंट्रल साइफन पाया जाता है जो कि एक कोशिकाओं की उदग्र पंक्ति होती है। इसे घेरे हुए जो कोशिकाएं पाई जाती है इन कोशिकाओं की पंक्तियों को कहते हैं पेरीसेंट्रल साइफन। तो सेंट्रल साइफन को घेरे हुए पाया जाता है पेरीसेंट्रल साइफन पाया जाता है और इसे घेरे हुए पाई जाती है कोर्टिकल सेल्स पाई जाती है। तो ये जो पेरीसेंट्रल सेल्स होती है जो कि सेंट्रल साइफन के चारों तरफ परिधि पर पाई जाती है, इन पेरीसेंट्रल साइफन की कोशिकाओं से निर्माण होता है टेट्रास्पोरेंजिया का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पेरीसेंट्रल सेल्स है इनके द्वारा जो है टेट्रास्पोरेंजिया का निर्माण होता है जो कि सेंट्रल साइफन के चारों तरफ जो है एक आवरण का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर को कि ये है सेंट्रल साइफन की कोशिकाएं जो कि एक लंबी उदग्र पंक्ति में स्थित है। इन्हें बोलते हैं सेंट्रल साइफन की कोशिकाएं। इन्हें घेरे हुए पाया जाता है पेरीसेंट्रल साइफन जो कि इसके सेंट्रल साइफन के दोनों तरफ जो है चारों तरफ से पेरीसेंट्रल साइफन की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो पेरीसेंट्रल साइफन की जो कोशिकाएं हैं इनसे निर्मित होती है स्पोरेंजिया, टेट्रास्पोरेंजिया जिसे हम कहते हैं। तो
कोई भी पेरीसेंट्रल साइफन की कोशिका जो आकार में छोटी होती है, इस पेरीसेंट्रल साइफन के द्वारा निर्मित होती है, टेट्रास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। इस डायग्राम हम देख सकते हैं। इस टेट्रास्पोरेंजियम, जब इस पेरीसेंट्रल साइफन में विभाजन होता है तो तीन प्रकार की कोशिकाएं बनती है। पहली कोशिका बनती है कवर सेल। इसके इधर एक पेरीसेंट्रल साइफन है, इसके दूसरी तरफ जो पेरीसेंट्रल साइफन थी, इसने विभाजन के उपरांत तीन प्रकार की कोशिकाएं बनाई हैं। सबसे बाहर बनती है कवर सेल, और इसके उपरांत बनती है, इसे कहते हैं हम स्टॉक सेल। कवर सेल ये होगी स्टॉक सेल या वृंत कोशिका, और इसके ऊपर बनती है टेट्रास्पोरेंजियम। ये तीन संरचनाएं हैं, कवर सेल, स्टॉक सेल और टेट्रास्पोरेंजियम। इन तीनों का निर्माण जो होता है वह इस पेरीसेंट्रल सेल में विभाजन के उपरांत होता है। और यह पेरीसेंट्रल सेल विभाजित होकर इस प्रकार से स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। कवर सेल, स्टॉक सेल और टेट्रास्पोरेंजियम का इसमें निर्माण होता है। सर्वप्रथम पेरीसेंट्रल सेल जब डिवाइड होती है तब दो कोशिकाएं बनती है। बाहर की तरफ बनती है कवर सेल और अंदर की तरफ एक कोशिका बनती है जिन्हें हम टेट्रास्पोरेंजिया इनिशियल कह सकते हैं। टेट्रास्पोरेंजिया जो है, कोई भी पेरीसेंट्रल सेल जो टेट्रास्पोरेंजिया इनिशियल की भांति व्यवहार करती है, इसमें विभाजन से बाहर की तरफ कवर सेल और अंदर की तरफ स्पोरेंजियल इनिशियल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो पेरीसेंट्रल सेल टेट्रास्पोरेंजिया इनिशियल की भांति व्यवहार करती है, इसमें विभाजन से बाहर की तरफ कवर सेल और अंदर की तरफ स्पोरेंजियल इनिशियल बनती है। इस स्पोरेंजियल इनिशियल में विभाजन से दो कोशिकाएं बनती है। नीचे बनती है स्टॉक सेल और ऊपर बनती है स्पोरेंजियल सेल। और यह स्पोरेंजियल सेल जो आगे अपने आकार में वृद्धि करके निर्माण करती है टेट्रास्पोरेंजियम का। तो टेट्रास्पोरेंजियम का निर्माण जो है कवर सेल के ऊपर होता है, और कवर सेल जो है इन्हें कवर किए हुए होती है चारों ओर से। कई बार कवर सेल के अंदर पुनः विभाजन भी होते हैं, और यह कवर सेल पुनः विभाजित होकर दो या दो से अधिक कवर सेल का निर्माण भी करती है। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन है इस टेट्रास्पोरेंजियम पर। यह जो टेट्रास्पोरेंजियम बनती है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इस टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर अब अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस संपन्न होता है। यानी टेट्रास्पोरेंजियम जो है, इसके अंदर एक अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है, और इसके उपरांत इस टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर, मान लो ये टेट्रास्पोरेंजियम है, इस टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर चार टेट्रास्पोर का निर्माण होता है। और ये चारों टेट्रास्पोर जो बनते हैं, ये चारों टेट्रास्पोर हैप्लॉइड होते हैं। ये एक टेट्रास्पोरेंजिया है। इस एक टेट्रास्पोरेंजिया में चार टेट्रास्पोर बनते हैं, 1 2 3, और चौथा टेट्रास्पोर इसके पीछे की तरफ है। तो इस प्रकार इनका जो विन्यास होता है, ये चतुष्फलकीय विन्यास में विन्यासित होते हैं। चतुष्फलकीय जिसे टेट्राहेड्रल कहते हैं। आपने केमिस्ट्री में कार्बन के एटम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, वहां पर आपने पढ़ा था चतुष्फलकीय संरचना होती है। तो सेम इसी प्रकार से ये चारों टेट्रास्पोर 1 2 3, ये तो सामने दिख रहे हैं, और चौथा इसके पीछे की तरफ है। तो इस प्रकार ये चतुष्फलकीय विन्यास में, टेट्राहेड्रल विन्यास में ये विन्यासित होते हैं। तो ये चार टेट्रास्पोर बनते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और इन तो एक टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर चार टेट्रास्पोर का ही निर्माण होता है। तो इस प्रकार कई टेट्रास्पोरेंजिया बनती है। ये टेट्रास्पोरेंजिया, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ये कई टेट्रास्पोरेंजिया है, और प्रत्येक टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर जो है चार चार टेट्रास्पोर का निर्माण होता है। और ये सभी टेट्रास्पोर जो होते हैं ये हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। इन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। ये देखिएगा माइक्रोस्कोप के अंदर ये टेट्रास्पोर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो टेट्रास्पोरेंजिया विद टेट्रास्पोर्स, तो हर टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर हमें इस प्रकार से टेट्रास्पोर दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हो आप, जो जहां पर ये 1 2 3 और ये चार चार टेट्रास्पोर इसके अंदर बने हुए हैं। तो ये माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देने वाले ओरिजिनल डायग्राम है, जिसमें हम टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर बने हुए टेट्रास्पोर को हम देख सकते हैं। ये जो टेट्रास्पोर बनते हैं, प्रत्येक स्पोरेंजिया में बनने वाले जो चार टेट्रास्पोर है, चार टेट्रास्पोर में से दो टेट्रास्पोर आगे अंकुरित होकर मेल गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, और बचे हुए दोनों बनाते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। यानी चार टेट्रास्पोर जो है, जब इनका अंकुरण होगा तो चार टेट्रास्पोर में से दो टेट्रास्पोर से मेल गेमेटोफाइट बनेगा, और बाकी बचे हुए दो टेट्रास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। यानी ये टेट्रास्पोर जो होते हैं दोहरी प्रकृति के होते हैं। दो टेट्रास्पोर समान प्रकार के हैं जो मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं, और दो टेट्रास्पोर जो दूसरे प्रकार के हैं वो फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं।
तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से पॉलीसाइफोनिया के अंदर टेट्रास्पोरोफाइट थैलस पाए जाते हैं जो कि अलैंगिक प्रावस्था होती है, और इन टेट्रास्पोरोफाइट के अंदर जो टेट्रास्पोरेंजिया बनती है, इन टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के उपरांत हैप्लॉइड टेट्रास्पोर बनते हैं, और ये हैप्लॉइड टेट्रास्पोर अंकुरित होकर मेल और फीमेल गेमिटोफाइट का निर्माण करते हैं, और ये मेल और फीमेल गेमिटोफाइट दोनों ही हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। तो आज की क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा था, और आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पॉलीसाइफोनिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।